सब भाई लोग का राम राम, सत श्री अकाल, दुआ सलाम। हम यूके त्रिपाठी पुनः एक नई प्रस्तुति के साथ हाजिर हैं। आग्रह वही है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो भैया लोग, बात ऐसा है कि अब बिहार में चुनाव है, तो बिहार में चुनाव हुआ तो बवाल बा, लेकिन शुक्र है अब ये बवाल जुबानी ही रह गया है। नहीं तो कभी बिहार में जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो हत्या, लूट, बैलेट पेपर की छीना झपटी, कई तरह की घटनाएं होती थी। लेकिन अब जुबानी बवाल बढ़ गया। आज जुबानी बवाल में कुछ शब्द बड़ा कॉमन है, जैसे बेशरम, दोगला, चारा चोर, बाप की औकात, ईंट से ईंट बजाना, नीतीश की पलटीबाजी, उनके स्वास्थ्य को लेकर अंदेशा आदि कई तरह की चर्चाएं चल रही है। और प्रवक्ताओं में भी गर्मी आ गई है। जाहिर है सब अपने पार्टी के डिफेंस में आते हैं या पक्ष रखने आते हैं, तल्खी हो जाती है और ये चुनाव तक जारी भी रहेगी। लेकिन एक दो दिन से बिहार की राजनीति ने एक नया करवट लिया है। अब बात यहाँ तक चल पड़ी है कि बिहार में शरिया कानून लागू होगा या लोग ऐसे ही सनातन धर्म को गाली देते रहेंगे। ये एक गंभीर मुद्दा है और इस पे विचार करना भी पड़ेगा। अब बात थोड़ा बिहार के इतिहास की करते हैं। जब देश आज़ाद हुआ था तो बिहार का स्थान समृद्ध प्रदेशों में गिना जाता था। नंबर 1 या 2 पे बिहार का स्थान था समृद्धि में। आज बिहार का स्थान क्या है आप सभी जानते हैं, एक पिछड़ा हुआ राज्य। आज़ादी के बाद सन 1990 तक कमोबेश कांग्रेस का शासन रहा। जाहिर है लंबे समय तक रहा, लेकिन 90 में देश में कई घटनाएं घटी। जेपी आंदोलन से निकले प्रखर छात्र नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जैसे अनेक नेताओं ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी थी और संघर्ष कर रहे थे। संघर्ष से वो आगे भी बढ़ रहे थे। मुझे एक वाक्य याद है जो मेरे पूर्व के पत्रकारों ने बताया था कि जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपनी एक अधिकारी की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए तो वो हाजीपुर के विकास के लिए बहुत संघर्षशील थे। वे नाव पे अपनी साइकिल रखकर पटना आते थे और कांग्रेस नेताओं से, अधिकारियों से मिलकर ये गुहार लगाते थे कि पटना और हाजीपुर को जोड़ने वाला एक पुल बना दिया जाए ताकि हाजीपुर का विकास हो सके। इसी तरह से सारे नेता जो जेपी आंदोलन से निकले थे संघर्ष कर रहे थे। लेकिन मामला अचानक तब बिगड़ा जब राजीव गांधी से विश्वासघात कर वीपी सिंह ने अपनी महत्वाकांक्षा या जिस चीज़ के कारण एक अलग राह पकड़ी और 1989 के चुनाव में जीतकर प्रधानमंत्री बने। जाहिर है वीपी सिंह के भी रास्ते में कांटे कम नहीं थे। याद होगा जनता पार्टी का जो हश्र हुआ था 77 के चुनाव के बाद, वही हश्र वीपी सिंह के सामने भी आया और इसी समय देश में एक बड़ी क्रांतिकारी घटना हुई। ये घटना से क्या लाभ और क्या हानि हुआ ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले इस घटना की चर्चा कर लेते हैं। मंडल आयोग का गठन कांग्रेस के सरकार में हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने 10 सालों तक इसे दबा के रखा था। देवीलाल ने वीपी सिंह सरकार को गिराने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। इसी बीच शरद यादव के कहने पे वीपी सिंह ने मंडल आयोग का, आज के भाषा में कहे तो एक ब्रह्मोस या अग्नि मिसाइल देश में फेंक दिया। बहुत आग लगा, बहुत छात्र मरे, आंदोलन हुआ। निश्चित तौर पे वीपी सिंह को भी इस बात का अफसोस होगा कि इसके बावजूद भी वो अपनी सत्ता नहीं बचा सके थे, लेकिन आग तो लग चुकी थी। और यहीं से बिहार सहित कई राज्यों में पतन का सिलसिला शुरू हुआ। जो नेता स्वाभाविक रूप से संघर्ष करके आगे बढ़ के जनमानस में लोकप्रिय नेता बनते, उनको एक सत्ता पाने का आसान फार्मूला मिल गया और वो फार्मूला था जातीय विभाजन, अर्थात समाज के कुछ लोगों को गाली दो और सत्ता ले लो। अब चाहे लालू प्रसाद जी हों, रामविलास जी हों, नीतीश कुमार हों या कुछ अन्य खुद को समाजवादी कहने वाले नेता, सबने इस फार्मूले का उपयोग किया। और जाहिर है जब बिना कुछ किए ही सब कुछ मिल रहा है तो करने की क्या ज़रूरत, क्योंकि राजनीति तब एक मूल्य के तहत समर्पण, सेवा और जज्बात से चलती थी। और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने इसका एक उदाहरण भी रखा था। लेकिन अब इन नेताओं की जो स्वाभाविकता थी ख़त्म हो गई
और अचानक ये अस्वाभाविक रूप से बड़े नेता बन गए और ये बिहार के पतन की एक बहुत बड़ा कारण था। क्योंकि जब कोई नेता अस्वाभाविक रूप से बहुत कुछ पा लेता है तो उसे कुछ करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और यही बिहार के साथ भी हुआ। बिहार ही का देश के कई प्रदेशों में हुआ और ये लोग मनमर्जी करने लगे। 1990 के दशक में बिहार में एक और राजनीतिक घटना हुई थी। बिहार के एक पत्रकार विकास कुमार झा ने एक किताब लिखी थी, राजनीति का अपराधीकरण। जाहिर है कि वो एक ऐसा दौर था जब राजनीति से जुड़े लोगों ने अपराधियों की मदद लेकर, बूथ लूटने से लेकर कई तरह की इलीगल सेवाएं उनसे ली, और बाद में जब अपराधी ये समझ गए कि अगर ये हमारे बदौलत जीत सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, तो अचानक राजनीति में अपराधियों की एक बाढ़ सी आ गई और बहुत सारे अपराधी भी राजनीति में आ गए। तो मंडल आयोग के बाद ये बिहार पे डबल घातक अटैक था, और इन सब चीज़ों का सबसे बड़ा खामियाजा अगर भुगतना पड़ा तो कांग्रेस को भुगतना पड़ा। आज अगर उत्तर भारत में कांग्रेस कहीं नहीं दिखती, इवन पूर्व में भी नहीं दिखती, तो इसका कारण यही अस्वाभाविक राजनेताओं की उत्पत्ति है, और जिसके कारण कांग्रेस अपनी दुविधा या राष्ट्रीय सोच के तहत चुप्पी साधने के कारण खत्म हो चुकी है। आज कांग्रेस में इसी की छटपटाहट है, और ये छटपटाहट खत्म नहीं हुई है। आज कांग्रेस के जो नए युवराज हैं अपने आप को सबसे बड़ा मौलाना साबित करने पे तुले हुए हैं, यानी मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी। आज वे जाति जनगणना को लेकर दलितों और पिछड़ों के सबसे मसीहा बनने की तैयारी में है। वे हर वो काम करना चाहते हैं जिससे उन्हें किसी भी तरह सत्ता मिले, और ये अन्यास भी नहीं है। 90 चुनाव हार चुके, यानी नर्वस 90 के शिकार राहुल गांधी, और कर भी क्या सकते हैं। अब उन्हें इससे मतलब नहीं कि देश में अराजकता फैले, किसी समाज का भला हो बुरा, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनका सिंपल मतलब है कि मुझे सत्ता मिले, जिसके लिए प्रण लेकर बैठे हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है, नेहरू जी से, इंदिरा जी से लेकर बीच में और भी जितने कांग्रेस के नेता हुए, यहाँ तक कि राजीव गांधी तक, जो लोग जातिवाद और आरक्षण को इस देश के लिए घातक मानते थे, आज राहुल गांधी ठीक उल्टा इन चीज़ों को खतरनाक ढंग से उठा रहे हैं। ध्यान रहे, जो समाज अपनी संस्कृति, अपना इतिहास और अपने पूर्वजों को मूल्य को भूल जाता है, वो कहीं का नहीं रहता। विवेकानंद ने कहा था, जड़ से उखड़े पौधों का कोई अतीत नहीं होता, और न कोई वर्तमान होता है, क्योंकि भटकना नियत होती है और अंत में वो सूख के ख़त्म हो जाते हैं। राहुल गांधी का ये खतरनाक खेल महंगा पड़ेगा। अब एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे चर्चा, जो आज भारत के नेताओं के हाथों का झुंझुना बन चुका है और पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। मैं एक दो बातें याद दिलाता हूँ। जब संविधान सभा में आरक्षण की बात आई थी तो अंबेडकर जी सहित सभी नेताओं ने कहा था कि आरक्षण मात्र 10 वर्ष के लिए होना चाहिए। अंबेडकर जी भी इस पे राजी थे। अंबेडकर जी को भी छोड़िए, काशीराम, जो अंबेडकर जी के बाद शायद दलितों के सबसे बड़े मसीहा हुए, वे खुलेआम कहते थे कि आरक्षण अगड़ों को दे दो, वो खुद पिछड़े हो जाएंगे। बहुत गूढ़ अर्थ है इसका। फिर भी मैं एक दो चीज़ें और आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये पूरे विश्व की सच्चाई है, कोई भी देश 2% से ज़्यादा नौकरी अपने जनसंख्या के हिसाब से नहीं दे सकता। अब उसमें 1% अगर आप आरक्षण दे भी दे तो इन जातियों का क्या भला कर रहे हैं आप? मान लीजिए 65% कर दे, फिर भी क्या भला करेंगे आप? आरक्षण सबसे बड़ा बोझ है इन जातियों पे, जो इनको पनपने नहीं दे रहा, और ये एक धूर्तता भरी चाल है जो इनको पिछड़ा बनाए रखनी चाहती है। कई लोग सवाल उठाते हैं कि मीडिया में फलाने जगह ये जातियाँ क्यों नहीं देखती। अरे तुमने उन्हें देखने लायक छोड़ा कहाँ? तुमने उसके आत्मसम्मान, स्वाभिमान और उनकी योग्यता को
इतना जख्मी किया है कि वो सोचने या कुछ करने के हालात में नहीं है। तुमने उन्हें झूठा सपना दिखाया कि आरक्षण मिल रहा है, मौज करो, जबकि आरक्षण का क्या स्थिति है मैं बता चुका हूँ। यानी 100 में 1 व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, 99 व्यक्ति क्या करेंगे? लेकिन वो भी आरक्षण के नाम पे घूम रहे हैं। इस देश में सबसे बड़ा महापाप ये हुआ है। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता इस देश की चीज़ नहीं थी, ये आयातित है। और कोई भी आयात किया हुआ शब्द भारत की संस्कृति का अनुरूप नहीं है, इसे भी समझना होगा। आज नहीं तो कल समझेंगे। और ये भी बता दे, पिछड़े और दलित समाज भी आज नहीं तो कल समझेगा। और ये नेता मुंह छुपाते घूमेंगे, क्योंकि इन लोगों ने बहुत नुकसान किया है झूठा वादा देकर। 75 साल से आरक्षण लागू है, क्यों नहीं स्थिति सुधरी दलितों पिछड़ों की? क्यों नहीं वो हर जगह दिखते हैं? क्योंकि तुमने रहने नहीं दिया। आरक्षण के नाम पे तुमने उन्हें पढ़ने नहीं दिया, उन्हें सोचने नहीं दिया, उन्हें स्वावलंबी नहीं बनने दिया, कुछ करने का जज्बा पैदा नहीं होने दिया। अब एक दूसरे महत्वपूर्ण फैक्टर में आते हैं। मुसलमान मतलब एक मुश्त वोट। डराओ, कुछ सुविधाएं दे दो। सुविधाएं गरीबों को नहीं, मौलानाओं को दे दो। वक्फ बोर्ड की सारी प्रॉपर्टी उनको दे दो। हज सब्सिडी का अधिकार दे दो। उनके लिए बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनवा दो। उनके बेटा दामादों को राजनीति में टिकट दे दो। मुसलमान भी इसी धूर्तता का शिकार हुआ है। 70 के दशक के बाद, खास करके जेपी आंदोलन के बाद एक दौर शुरू हुआ था और 90 के बाद ये सत्ता में परिवर्तित हुआ। तो बिहार में 3 नेताओं ने बड़ी उपलब्धि हासिल की और उनके कुछ चीज़ें आज भी याद आती है। जैसे लालू जी का बाग बुर्बक, चुप, नो डाउट, वे अपनी बातों से लोगों को बांधते थे। उसी तरह से रामविलास जी का ये शब्द जो है सो कि, या नीतीश कुमार का, अरे आप लोग तो सब बुझते ही हैं, ये सब कुछ है। ये चीज़ें याद करने लायक है। चलिए, ये हमारे अतीत हैं। जो भी किया अपने समय का अनुरूप किया। दुर्भाग्य ये रहा कि इसमें से कई पार्टियों ने सत्ता की मलाई तो ली, सत्ता का मलाई लिया, लेकिन किया परिवार का भलाई। ये दुखद है। कोई विजन नहीं बना पाए। बेशक नीतीश कुमार जी ने आके कई परिवर्तन किए। जो बिहार में नरसंहार का दौर चल रहा था, ख़त्म हुआ। जो राजनीति का अपराधीकरण था वो तकरीबन अब मुक्त हो चुका है, 1-8% की बात छोड़ दे तो। और अब जो भी हैं वो अपराधी कम, एक राजनेता के रूप में सेवा ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन देखना है अब बिहार का अगला चुनाव क्या गुल खिलाता है। हाँ, इस कोण में एक तीसरा कोण भी है, या कह सकते हैं इस प्रेम त्रिकोण में एक तीसरा कोण भी है, प्रशांत किशोर जी। कई प्रदेशों में ये चुनाव जितवा चुके हैं और इनका दावा है कि हम चुनाव जितवाने के चैंपियन हैं। देखना है कि बिहार में ये क्या गुल खिला पाते हैं। जाति और धर्म की लड़ाई में प्रजातंत्र जीतता है या फिर जाति और धर्म ही जीतता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ एक शायरी है। आजकल सब समझते हैं बात सिर्फ अपने मतलब की। आजकल सब समझते हैं बात सिर्फ अपने मतलब की। अफसोस किसी ने नहीं समझा, अफसोस किसी ने नहीं समझा बात का मतलब। जय हिंद, वंदे मातरम।